सबसे पहले आप सबों को नववर्ष की शुभकामनाएं, अभिनंदन। मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में प्रेस से बात करने हम यहां उपस्थित हैं अपने दोनों मित्रों के साथ, आरपी सिंह और के शर्मा। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को रिसर्कुलेट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट टुडे बाय अ मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ 4-1 has dismissed all the 58 writ petitions challenging the constitutional validity of the historic demonetization scheme launched in 2016 by the Narendra Modi government. बहुत उसमें लंबी बहस की गई। आज जजमेंट फाइनली तो अपलोड अभी होना बाकी है, लेकिन जो हम लोगों ने मालूम किया है उसके आधार पर 2-3 बातें बड़े विश्वास के साथ कही जा सकती हैं। पहला, कि दिस होल एक्सरसाइज वाज डन फॉर अ वैलिड कॉज, नेमली रिमूविंग फेक करेंसी, कंटेनिंग टेरर फंडिंग, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा। ये पूरी नीति टेरर फंडिंग, फेक करेंसी को रोकने के लिए और आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी। और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, उसको लेने का अधिकार है। दूसरी बात जो कही गई थी कि आरबीआई से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, बाकी नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया और कहा कि आरबीआई से कंसल्टेशन हुआ था। स्वयं आरबीआई ने कोर्ट के सामने अपने वकील के द्वारा हुआ कि एक कंसल्टेशन हुआ था और कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 26(2) में का भी कोई वायलेशन नहीं है। तो ये इन सम एंड सब्सटेंस, और आपको मालूम है कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी देखने की इच्छा जाहिर की थी, तो सील्ड कवर में वो भी दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट by a majority judgment found the entire decision making process to be fair and reasonable. दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि the government has got the right and discretion to undertake economic policy decisions, and those decisions have to be appreciated unless there is something arbitrariness in it. ये जो बात कही गई थी तो कोर्ट ने इसको भी स्वीकारा। एक माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस नागरत्ना ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा उन्होंने भी क्या कहा है। द पॉलिसी वॉज वेल इंटेंशन्ड। आई वॉन्ट टू सीरियसली एम्फेसाइज अपॉन दैट कि इस पॉलिसी की नीयत और नीति ठीक थी। इट वॉज वेल इंटेंशन्ड। उन्होंने कहा है कि 26(2) के अंतर्गत यह नहीं होना चाहिए, आवश्यकता हो तो कानून लाना चाहिए। उनके निर्णय का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 5-1 का मैंने आपको विस्तार से बता दिया। आज मुझे पार्टी के राष्ट्रीय मंच से कुछ गंभीर पॉलिटिकल सवाल उठाने हैं। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के।
एक बात हम बार बार कहते थे और बड़े गर्व से कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है. The BJP was very firm in espousing the great commitment of Shri Narendra Modi ji that this is designed to subserve the interests of the poor, and secondly to bring in cleanliness in our economy. हमारे आर्थिक स्थिति में सफाई आए. आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आई है, और आज इस विषय को उठाने का दिन है, इस विषय को आज उठाने का दिन है, और मैं आपसे दो तीन बातें खाली आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं. डिजिटल पेमेंट में कितनी बड़ी गति आई है. अक्टूबर 2022 यानी सिर्फ 1-1.5 महीना पहले भारत में 730 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, वर्थ 12 लाख करोड़. Just in October, India recorded a great bumper harvest of digital transactions worth 730 crores, amounting to 12 lakh crore transaction. रुपीस ट्रांजैक्शन. इसका मतलब समझा जाता है क्या? आज भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया का एक नेता बना है. भारत का जो पूरा फिनटेक मूवमेंट है, यूपीआई, ये सब आप देखते हैं ना. आज भारत में कितने डिजिटल पेमेंट एप्स आ गए हैं, ये आपने देखा है ना. आज भारत का गरीब आदमी भी डिजिटल पेमेंट करता है, ऑटो वाला भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है. तो ये कैसे हुआ? ये हुआ नोटबंदी के बाद, जो डिजिटाइजेशन ऑफ डिजिटल इंडिया में कंट्री को आगे बढ़ाया गया, ये उसका कारण है. अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि 16-17 में लगाया गया था. मैं आपको कुछ 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा. 17-18 में, एक साल बाद, देश का टैक्स कलेक्शंस 18% हायर हो गया. इट वॉज 10.3 लाख करोड़ द वेरी नेक्स्ट ईयर. अब तो और बढ़ा है. आपको जानकर खुशी होगी कि आज देश में टैक्स, इनकम टैक्स देने वालों में करोड़ों की संख्या बढ़ी है. ये चर्चा बार बार सदन में हुई है, इसलिए मैं उस पर आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा. लेकिन जरा मुझे आप ये बताइए कि नोटबंदी के बाद 2,38,000 फर्जी शेल कंपनियां पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? 2,38,000. We would like to emphatically emphasize that 2,38,000 shell companies were caught, transaction stopped after notebandi became a reality. आपको मालूम है बेनामी संपत्तियों का जो जब्ती हुई है, आपने देखा होगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं. मनी लॉन्ड्रिंग में क्या हो रहा है या मुझे बताने की जरूरत नहीं है. और the most important point I would like to highlight, the informal sector's involvement in the economy has got reduced from 52% to 20%. I repeat, the informal sector component in the economy of India got reduced from 52% to nearly 20%. बाकी आपने कई बातें देखी हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. टेररिज्म, फेक करेंसी. क्या पाठक, वो हुर्रियत का दफ्तर बंद हो गया ना श्रीनगर में? बंद हो गया कि नहीं? पत्थरबाजी खत्म हो गई. पत्थरबाजी ये आपके सामने है. पीएफआई के खातों को बंद करना, एक्शन लेना. तो टेररिज्म की रीढ़ को तोड़ने में नोटबंदी ने बहुत बड़ा काम किया है.
the demonetization scheme has done a great service to the cause of breaking the backbone of terrorism. क्योंकि financial support उनका खत्म हो गया. और इसीलिए, if I can put it in a very frank term, demonetization policy is the biggest blow to terrorism. And I say so with full sense of responsibility. Because terror funding is integral to terrorism. आतंकवाद को बढ़ाने के लिए आतंकवाद की फंडिंग बहुत जरूरी है. और हमने गरीबों की बात कही थी. आज आपने देखा ना कि 2.33 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए हैं गरीबों के. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कितना, जनधन अकाउंट में कितना फायदा हुआ, ये सब आपको जानते हैं. मुझे आज इसको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है. एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि सिर्फ हम डिमोनेटाइजेशन पर ही नहीं रुके. हमने 2015 में ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट भी बनाया था. आई रिपीट, ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कानून के अंतर्गत 65,250 करोड़ अनडिक्लेयर्ड इनकम टैक्स के सामने आया. 65,250 करोड़ ऑफ प्रीवियसली अनडिक्लेयर्ड इनकम. तो हमारा खाली कहना यह है कि ये जो कुल बातें आपके सामने आई हैं, इस पर संसद में भी बहुत कहा गया है. तो इसके मोटे बिंदुओं को मुझे आपके सामने इंश्योर करना था. और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला, उसका हम सम्मान करते हैं. और ये फैसला देश हित में है और एक देश हित में किए गए फैसले को कोर्ट ने सही माना है.